प्रोग्राम हमारे अखबार में ही आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद बाकर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम हमारे अखबार में गुफ्तगू करते हैं आज के अखबारात की अहम खबरों पर, और उस पर तज़्ज़िया भी पेश किया जाएगा। तो सभी अखबारात की आज बिलखुसूस उर्दू अखबारात की जो बड़े ख़बरों में ईरान इसराइल अमेरिका जो जंग के हवाले से ही खबरें शाये हुई हैं। एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं और इस दौरान जो है क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं। मुख्तलिफ अखबारात ने मुख्तलिफ सुर्खियों के ज़रिए अखबारात में इसकी खबरें तस्वीर के साथ शाये की हैं। बड़ी खबर जो उभर कर आ रही है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान में मिस्र, तुर्किया और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का एक इजलास हुआ है। इसको सालिसी करार दिया जा सकता है या किसके क्या नताइज होंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे अखबारात की खबरों के हवाले से। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। 3500 फ़ौजी जो है तैनात किए गए हैं यहाँ पर। ये अखबारात की खबरें हैं। वहीं दूसरी तरफ अखबारात में ये भी लिखा है कि जज़ीरे कारग और पर कब्ज़े की अमेरिकी तैयारी, तो अगर ऐसा होता है तो हम दुश्मन को मछलियों की ग़िज़ा बना देंगे। ये ईरान का जो है दो टोक और मुँह तोड़ जवाब सामने आया है। इसी तरीके से हिज़्बुल्लाह के भी जो है वो हमले जारी हैं इसराइल पर, और इसराइल का एक फ़ौजी इसमें मारा गया है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे हमारे अपने मुल्क की। तो कल वज़ीर-ए-आज़म का जो हर माह के आखिरी इतवार को जो प्रोग्राम होता है मन की बात, उन्होंने इस मन की बात के प्रोग्राम से खिताब किया। ये खबरें भी अखबारात की बिलखुसूस पहले सफ़े पर शाया की गई हैं, जिसमें सुर्खी ये लगाई गई है कि तमाम शहरी जंग से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुत्तहिद हो जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है। मग़रिबी एशिया बहरान के हवाले से उन्होंने कहा कि खुद गर्ज़ी की सियासत न करें बल्कि मुत्तहिद रहें। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी रियासत की, तो रियासत में नफ़रत अंगेज़ तकारीर की रोकथाम बिल कल ऐवान असम्बली में मंजूर हुआ, और इस सिलसिले में अगर कोई जो है इस बिल अगर ये जो है इस कानून के तहत जो है 10 साल तक कैद की सज़ा मुमकिन होगी, और इसी तरह 1 लाख रुपए जुर्माना भी जो है लगाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर कल ऐवान असम्बली में के हवाले से कि निगहदाश्त से महरूम वालिदैन के लिए खुशखबरी है कि ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन की निगहदाश्त बराबर से नहीं कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिमीन बिलखुसूस उनकी तनख्वाहों से बराह रास्त 15% तनख्वाह कटौती की जाएगी, और वो रकम उनके वालिदैन के हवाले की जाएगी, और उसमें अवामी नुमाइंदे भी शामिल होंगे। ये कानून अवामी नुमाइंदों पर भी लागू होगा। इसी तरीके से खबर है, जिस तरीके से अक्सर हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि अखबारात में कहीं ना कहीं शुमाली हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों पर बर्बरियत या जुल्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं, आज भी अखबारात में कई एक खबरें हैं, जिसमें एक खबर ये है कि बिहार में एक खातून पर हमला किया गया। रमज़ान के महीने में वो रोज़े से थीं और उसके बाद उस पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने भी इस मामले को बहुत आसानी से लिया, कोई मदद नहीं की, और बिलाखिर उस खातून की मौत की खबर आज अखबारात में शाये हुई है। और भी खबरें हैं, इसको हम आगे शामिल करेंगे। एक बार फिर बाखर साहब प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज नाज़रीन 30 मार्च 2026 10 शव्वाल 1447 हिजरी और पीर का दिन है। ईरान इसराइल जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट्स जो अखबारात में हैं, इस हवाले से आप क्या तफसील देना चाहेंगे? हुसैन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग के दरमियान है, 28 फरवरी से अगर हम देखते हैं एक मुसल्लत करदा ये जंग है, जिसको शायद अमेरिका और इज़राइल ने ये सोचा था कि एक हफ्ते के अंदर निपट लेंगे, और ईरान की रजीम चेंज का जिस तरह से इन्होंने एक नारा दिया था, तो इन्होंने सोचा था कि यहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को और दीगर जो उनके साथ लीडरान थे उनको शहीद करने के बाद ये मुकम्मल तौर पर ईरान यानी कि ज़वाल पजीर हो जाएगा या फिर इनके सामने सरेंडर हो जाएगा, और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ईरान को ले लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए, 28 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक 1 महीना हो गया, और 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि इज़राइल अमेरिका ने जो सोच कर आगाज़ किया था उसके बिल्कुल उलट मामला हो गया। आज अमेरिका और इज़राइल यहाँ पहुँच चुके हैं, अगरचे ज़रूर हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अफवाज को अपनी तैनात किया है। जिस तरह से आपने जिक्र किया 3500 अफवाज खलीजी ममालिक पहुँच चुके हैं, तो ये यहाँ पर ये टैक्टिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम फ़ौज को ला रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम यानी लैंड इन्वेजन करेंगे, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि लैंड इन्वेजन करें, क्योंकि
معاملہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے تجربہ ہے. افغانستان میں انہوں نے دیکھ لیا, عراق میں انہوں نے دیکھ لیا, دیگر علاقوں میں انہوں نے دیکھ لیا, ویتنام میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی کیا درگت ہوئی, ان کی کیا صورتحال ہوئی. تو 3,500 نہیں 3,50,000 بھی اگر یہ افواج ایران میں لانا چاہے تب بھی ان کی ہمت نہیں ہو سکتی. یہاں کوشش کریں گے یا پھر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو کہ ہم نے ایران کو یعنی اتنی بمباری کر دی, اتنے میزائل برسا دیے کہ اب ہم گراؤنڈ انویژن کے لیے بھی جو ہے اس مرحلے میں بھی آ چکے ہیں. لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ بتا رہے ہیں دنیا کو. دوسری طرف جو بات چیت چل رہی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے میں اس جنگ کو ختم کرنے اور اپنے کنٹرول میں ایران کو لے لینے کا سوچا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران اپر ہینڈ ہے اور جو حملہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ہوا اس کا منہ توڑ جواب ایران کی جانب سے دیا گیا. اب حالت یہ ہے کہ ان کے جو آئرن ڈوم ہیں, ان کے جو تھاڈ ہیں, ان کے جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکارہ نہ صرف خلیجی ممالک میں ہو چکا ہے تقریباً 50% جو رپورٹس آ رہی ہیں, بلکہ اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑے بڑے جو اخبارات ہیں انہوں نے سرخیاں لگائی ہیں کہ یہ اندھے ہو چکے ہیں, یعنی دفاعی طور پر اندھے ہو چکے ہیں یا پھر ایک آنکھ سے کم جو ہے کاڑے ہو چکے ہیں. کیونکہ جس طرح سے یہ پہلے یعنی روکا کرتے تھے وہ چیزیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے جو اسلام آباد میں اس وقت بات چیت چل رہی ہے وہ کامیاب ہو جائے, کسی طرح سے اپنے آپ کی فیس سیونگ کی جائے اور اس جنگ سے اپنے آپ کو نکالا جائے جو اسرائیل اور امریکہ ابھی تک اگر ہم کہیں تو ہار چکے ہیں. جی دوسری طرف جو ہے جس طریقے سے آپ نے ہرمز کے حوالے سے ایران کر سکے, آپ نے کہا کہ بڑا اس نے بھی سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے اور یہ سخت جواب دیا ہے کہ اگر جو ہے یہ جزیرہ خاک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دشمن کو مچھلیوں کی غذا بنا دیں گے. بالکل آبویسلی ایسا ہی ہوگا. اور ایرانی تو جہاں تک یعنی ان کے جو بیانات آ رہے ہیں آفیشیلی میں کہہ رہا ہوں, عوامی سطح پر نہیں, بلکہ وہ ایک دم سے پرجوش نظر آ رہے ہیں کہ آئیں آسمان سے آ کر بزدلی کے ساتھ معصوم غزہ کے بچوں کو ختم کرنے والوں, ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک میں اپنی جو ہے طیاروں کے ذریعے بمباری کر کے نکل جانے والوں, آؤ زمین پر ہم تم کو بتائیں گے, آؤ زمین پر ہم تم کو بتائیں گے, پھر سے تاریخ کو دہرائیں گے. جو افغانستان میں تم نے دیکھا, عراق میں تم آج تک مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر پائے, جو ریزسٹ کرنے والے فورسز ہیں, تو آؤ تم. یعنی یہ بیانات آ رہے ہیں. چاہے دیکھیں نا, مطلب اسپیکر جو ہیں گزشتہ روز جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں, مطلب اسپیکر میں کہوں گا کہ ہر ملک کا جو پارلیمنٹ کا اسپیکر ہوتا ہے, یعنی اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں بعض ممالک میں کہ اسپیکر جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کا اعلی کار بن کے رہ جاتا ہے. لیکن یہاں کے محمد باقر جو ہیں ان کا جو یعنی اسپیچ رہی ہے, انہوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک فوجی جو ہے یعنی ایک فوجی کمانڈر ہے بول رہا ہے, جو ملک دشمن کی جو ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر, اور اس کے ساتھ مطلب یہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہوگی, کیا آپ کا جو ہے ہم حال کریں گے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ 3,500 افواج جو ہے لا دی گئی ہیں, اور پھر ایران کی طرف سے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مچھلیوں کا خوراک آپ کو بنا دیں گے. تو یہی صورتحال ہوگی, کیونکہ ایران کا جو جغرافیہ جو ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر جزائر پر بھی جو خارق جو جزیرہ ہے اس پر حملہ یا قبضے کی جو بات کی جا رہی ہے, مکمل ایران نے جو ہے تیاری کر لی ہے. اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایران کی صرف افواج نہیں ہے جس کو 10 لاکھ جن کو تیار کیا گیا ہے, بلکہ ایران کا ہر بچہ نوجوان فوجی کی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ بسیج فورس آپ نے نام سنا ہوگا, بسیج فورس, اس کے تحت ہر نوجوان, ہر جو بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے ایک تربیت دی جاتی ہے ذہنی طور پر, جسمانی طور پر. تو ہر ایرانی جو نیشنلسٹ ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک فوجی ہے. تو امریکہ کو, اسرائیل کو ان سب سے مقابلہ کرنا پڑے گا. ان کی حالت ان کو پتہ چلے گا. درحقیقت مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف ایک ٹیکٹک ہے, ایک دکھاوا ہے کہ ہم گراؤنڈ انویژن کرنے جا رہے ہیں. ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ گراؤنڈ انویژن ایران میں کر پائیں. جی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل سعودی اڈے پر حملے میں جو ہے جدید OX امریکی طیارہ تباہ ہوا ہے. کافی جو ہے کروڑوں میں اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ امارات اور بحرین کے صنعتی علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں. تو صنعتی علاقوں میں حملہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, بات صنعتی علاقوں کی ہے یہ تو بات. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایران کی جانب سے گزشتہ روز بلکہ 2 روز سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے. یہ تو آپ صنعتی علاقوں کی بات کر رہے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کا وہ ریکارڈ ہے کہ یہ اسپتالوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسکولز کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب انہوں نے یہ آغاز کیا کہ ایران کی باضابطہ رپورٹ آئی ہے, اس کے اعداد و شمار ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ختم ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اور بڑی تعداد میں پروفیسرز
साइंटिस्ट उनकी शहादत हुई है और सैकड़ों की तादाद में तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया है, कॉलेजेस को निशाना बनाया गया है, यूनिवर्सिटीज को और लेबोरेटरीज को इजराइल की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया गया। सवाल यहाँ पर यह है कि आप जंग कर रहे हैं, आप रेजिम चेंज करना चाहते हैं, तो आप फौजी ठिकानों को आप निशाना बनाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप तालीमी इदारों को निशाना बना रहे हैं? तो ये इस बात को जाहिर करता है कि इजराइल और अमेरिका किसी भी मुस्लिम मुल्क में रिसर्च लेबोरेटरीज को कबूल नहीं करते। वो पसंद नहीं करते कि मुसलमान जो ममालिक हैं वो तालीम हासिल करें, वो यूनिवर्सिटीज में अच्छी तालीम हासिल करें, साइंस के मैदान में आगे बढ़ें, मिसाइल बनाएं और इनके बराबर आकर ठहरें और इनको आंख में आंख दिखाकर यानी अपनी पॉलिसी के तहत अपनी जिंदगी बसर करने का दावा कर सकें। तो मुकम्मल तौर पर पिछले चंद दिनों से इजराइल और अमेरिका की जानिब से यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में ईरान ने कहा है कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज को अगर आप मजीद निशाना बनाएंगे तो अब हम खित्ते में यानी रीजन में, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो खित्ते अरब के जितने ममालिक हैं, यहाँ पर इनके कैंपसेस हैं, यूएस के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूरोपीय ममालिक के हैं और फिर साथ ही साथ इजराइल के हैं, अमेरिका के हैं। तो यहाँ पर जो आपके कैंपस हैं यूनिवर्सिटीज के, हम उसको निशाना बनाएंगे। आपने हमारी सनतों को निशाना बनाया तो हम भी आपको सनतों पर निशाना बनाएंगे और फिर आपको जो है जैसा सवाल किया जाएगा वैसे ही जवाब दिया जाएगा। तो वही ईरान ने किया है और फिर अरब बरादरान से ये कह दिया गया है कि आप पर हमला नहीं है, आपके मकाम से जो हमला हो रहा है, जहां ये हमला करेंगे, अगर ये हमारे यानी सनतों पर हमला करेंगे, हम भी यहाँ पर जो सनतें हैं उनकी उस पर हम हमला करेंगे, रिफाइनरीज पर हमला करेंगे, हम भी रिफाइनरीज पर हमला करेंगे। बात सीधी सीधी है जी। एक और ख़बर इस दरमियान, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कही कि पाकिस्तान में जो है इस बहरान को हल करने की कोशिश हुई है और 4 वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान में इजलास हुआ है कल। इसकी भी तस्वीर के साथ अखबारात में जो है ख़बर शाये हुई है। इसमें पाकिस्तान के अलावा तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा मौजूद थे। ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये आगे बढ़ती है, अगर वाक़ईतन यानी ये ममालिक बिलखुसूस इसमें हम देख रहे हैं जिस तरह से तुर्किया भी जो बहरहाल हकीकतन अगर हम देखें तो चाहे वो गाज़ा का मामला हो चाहे वो ईरान का मामला हो, ये बातचीत के लिए अगर आगे आ जा रहे हैं तो बस इस हद तक भी अगर इनसे कुछ काम हो जाए तो शायद इंसानियत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा अच्छा काम इनके तरफ से शुमार किया जाएगा। अदरवाइज़ ये तो मुकम्मल तौर पर इजराइल के साथ इनके रवाबित, इनके सिफारती ताल्लुकात वगैरह वगैरह हैं, तो बहरहाल इससे बढ़कर ये कर भी नहीं सकते हैं। अगर ये काम भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान को भी घसीटा जा रहा था कि वो किसी तरह से इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब से ट्रीटी इन्होंने पहले ही करवा ली थी। और सऊदी अरब में अब जो आप सुन रहे हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने गंदी जुबान का इस्तेमाल किया बिन सलमान के खिलाफ, बिन सलमान के न सिर्फ बिन सलमान बल्कि दीगर अगर हम ममालिक के सरबराहान के हवाले से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के यानी रकीक अंदाज में एकदम हतक के इज्जत या फिर हम ये कहेंगे यानी बड़ी बदजुबानी इस शख्स ने की है। दीगर ममालिक के सरबराहान के हवाले से भी, खुद हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के हवाले से भी देखें तो किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि जो जिनके पास गैरत हो तो फिर वो सवाल करेंगे। बिन सलमान के हवाले से भी बड़ा गंदा जुमला इस्तेमाल किया। तो बोलना मकसद यहाँ पर यह है कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से बात यही है कि पाकिस्तान को भी ये कोशिश थी कि सऊदी अरब के साथ मिलकर वो ईरान पर हमला करते, मैन पावर को फराहम करते, लेकिन पाकिस्तान उससे बच गया, नहीं हो सका क्योंकि सऊदी अरब खुद इसमें रास्त तौर पर शामिल होने से उसने इनकार कर दिया, जिसका वबाल आपने देखा कि बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना बनाया। तो सऊदी अरब भी चाहता है कि बातचीत हो जाए और मामले का मतलब ये जो चल रहा है ये ख़त्म हो जाए, जंग बंदी हो जाए। पाकिस्तान भी अपनी खैर इसी में मना रहा है कि जंग बंदी हो जाए तो बेहतर होगा। अब तुर्की का भी एक अपना इमेज है खामखा का, तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग बंदी हो जाए ताकि जितने भी मुआशी मामलात हैं जो इस वक्त रुके हुए हैं, परेशानी से दूचार है सारा खित्ता, वो दूर हो जाए। अब इजिप्ट का तो मामला ये है कि बिल्कुल वो प्यादे हैं अमेरिका के, इजराइल के, जैसा कहेंगे वो ये वैसा करेंगे, तो ये उसमें शामिल है। लेकिन कोशिश ज़रूर इनकी है कि किसी तरह से ये जंग बंदी हो जाए ताकि जो सारा खित्ता इस जंग की वजह से मुतासिर है वो सारे जो है मामलात जो है हल हो सकें। तो अगर होता है, अगर बात आगे बढ़ती है, अगर अमेरिका इजराइल चाहते हैं और फिर ईरान भी अगर चाहता है, क्योंकि ईरान ने यह ठान ली है कि जंग का आगाज आपने किया है लेकिन खात्मा हम करेंगे। अब देखना ये होगा कि मुज़ाकरात
कैसे आगे बढ़ते हैं और क्या होगा। जी, बहरहाल इब्तदाई मरहला था, देखना है कि जैसा कि आपने कहा कि ये किस रुख पर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने जो बात की ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के ताल्लुक से तौहीन आमेज़ कलमात कहने की, तो उस पर आज कुछ उर्दू अखबारात ने जो है तफसीली दारिया शाये किया है। नाज़रीन उससे ज़रूर जो है तफसील से उसका भी मुताला कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में यह वक्त तो चला है, एक मुख्तसर से वक्फे का जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। जैसा कि हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में बात की थी कि वज़ीर आज़म ने कल मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया, जो मुल्क भर में मुख्तलिफ ज़राए से जो है इसको नशर किया गया, और उसमें उन्होंने मगरबी एशिया बहरान पर भी बात की कि उन्होंने अपोजिशन को समझे कि निशाना बनाते हुए कहा कि खुद गर्जी की सियासत न करें और मुत्तहिद रहें। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सवाल है, वज़ीर आज़म का कहना था। बिल्कुल, मन की बात में प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, लेकिन इनसे गिला शिकवा ये होता है लोगों का कि आप अपने मन की बात ना करें, बल्कि लोगों के जो पेट की बात है उसको किया करें, लोगों के जो मसाइल की बात है उसको किया करें, और मुल्क के जो इख़्तियार की बात है उसको किया करें, मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है किस तरह की होनी चाहिए उसकी बात करें, और फिर मुल्क का जो झुकाव किसी एक तरफ हो चुका है उसकी बात करें, जो हमारी गैर जानिबदारी हुआ करती थी उसकी बात करें। अब जहाँ तक अपोजिशन की सियासत की बात कर रहे हैं तो खुद गर्जाना सियासत ना करें, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आलमी सतह पर हम किस तरह की डिप्लोमेसी को अपनाए हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री एक जानिब ये कह रहे हैं कि अब जिस तरह से मुसलसल उनका बयान ये आ रहा है कि जंगी सूरत हाल है और फिर कोविड जैसी सूरत हाल में हमने मुत्तहदा तौर पर यानी चैलेंजेस का मुकाबला किया था, और अब भी हमको उसी तरह के चैलेंजेस का जो है मुकाबला करने के लिए मुत्तहदा तौर पर तैयार रहना होगा, ये भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और यानी ये जैसे ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो फिर वो गैस एजेंसीज पर खतारें बढ़ जा रही हैं जी। पेट्रोल पंप्स पर लोगों की जो है एक पैनिक लोगों में बढ़ रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी रात में 12 बजे आके कुछ बोलते हैं या फिर अचानक से कुछ बोलते हैं या फिर पहले ही से कुछ बोलते हैं कि ये ऐसा ये मामला है, तो उसमें होती बात ये है कि लोगों में पैनिक पैदा हो जाता है। जब लोग पैनिक हो रहा है इनमें और पेट्रोल पंप पर वो आ रहे हैं, गैस एजेंसी पर वो आ रहे हैं, तो फिर उनसे अफसरान आपके, हुक्मरान आपके, जो मुतालिका महकमे जात के जो यानी चीफ हैं या फिर जिम्मेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत, मतलब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि चैलेंज से हमको निपटना होगा। दूसरी जानिब प्रधानमंत्री के जो जितने इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। यानी लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है जी। कोविड का नाम लिया जा रहा है, क्यों ले रहे हैं आप कोविड का नाम इस वक्त, क्यों कोविड का नाम ले रहे हैं? तो फिर लोग जरूर, फिर बात ये की जा रही है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। क्यों बात की जा रही है लॉकडाउन की? उस वक्त अलग बात थी, आज लॉकडाउन की बात क्यों होगी? यानी बात यहां पर यह है कि कोई ऐसी बात प्रधानमंत्री जरूर देख रहे हैं जिसको शायद वो खुलकर नहीं बयान कर रहे हैं, यानी वो चैलेंज की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पर तो मुज़ाकरात की बात चल रही है। हो सकता है कि कोई राह निकल जाए और जंग का खात्मा हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे इजराइल गए, इजराइल जाके आने के बाद इनसे सवाल किया गया कि आपके आने के 2 दिन के बाद ईरान पर हमला हुआ, तो आपको क्या बताया नहीं गया था? या फिर हमारे जो यानी बहिरे हिंद में जो कार्रवाई इजराइल और अमेरिका की जानिब से की गई, क्या आपको इसके बारे में बताया नहीं गया था? अगर बताया नहीं गया था तो आपके साथ चीट किया गया, आपके साथ धोखा किया गया, हमारे देश की बेइज्जती की गई। मतलब प्रधानमंत्री कुछ देखते हैं तो ये मुकम्मल या तो बोलते नहीं, या फिर बोलते हैं तो फिर कुछ ऐसा बोलते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया है। मन की बात में जिस तरह से आपने सवाल किया, प्रधानमंत्री के बयान से, प्रधानमंत्री की मन की बात से यही आम लोगों के तासुरात हमने देखे बहैसियत सहाफ़ी कि वो घबराए हुए हैं कि प्रधानमंत्री पता नहीं किस चैलेंज की बात कर रहे हैं, कौन सा चैलेंज है, क्योंकि कोविड की वो बात कर रहे हैं, मुत्तहिद होकर उस चैलेंज से निपटने की बात कर रहे हैं, जबकि दुनिया में तो हम ये देख रहे हैं कि जंगबंदी के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ सियासत करना, खुदगर्जी की बात, अपोजिशन को कुछ कह देना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको खुलकर देश के सामने बोलना चाहिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और आप किस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। जी नाज़रीन, बहरहाल उनके तकरीर के हवाले से तकरीबन अखबारात ने जो है आज बहुत सारी उनके जो कल मन की बात का प्रोग्राम था उस हवाले से मुख्तलिफ सुर्खियों के साथ में खबरें शाये की, इस पर आपने भी तज्जिया भी किया है। बड़ी खबर की तरफ आते हैं जो रियासती हवाले से है। जैसा कि मैंने कहा कि कल काफ़ी हंगामाराई देखी गई असम्बली सेशन के दौरान, जिसमें एक जो है अहम बिल कुछ जो है मंजूर किए गए, जिसमें नफरत अंगेज़ तकारीर की रोकथाम बिल है,
جس میں اگر کوئی جو ہے مجرم قرار پاتا ہے تو اسے 10 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف نگہداشت سے محروم والدین کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازمین کے بچے ان کے اپنے والدین کی دیکھ بھال میں کوتاہی کرتے ہیں یا ان ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں تو ان کی تنخواہوں سے حکومت براہ راست 15% کٹوتی کر کے وہ ان کے والدین کو دے گی، ایسی جو ہے خبر تفصیل سے یہ اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ دیگر اور بھی جو ہے معاملات پر کر مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے بھی حکومت کو جھنجھوڑا اور خاص طور پر احمد بلالہ صاحب نے بھی جو ہے مختلف مسائل پر حکومت سے نمائندگی کی ہے۔ بالکل، جس طرح سے 3 سوالات ہیں اور وقت شاید ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو پیرنٹس کیئر بل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر کسی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، یہ واقعی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس میں کس طرح کی مخالفت کی جا سکتی ہے، کیونکہ بڑے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ خود وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہم کو مطلب ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کہاں پہنچ چکا ہے کہ ماں باپ کے کیئر کے لیے، ان کی خدمت کے لیے قانون بنانا پڑ رہا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ نکل کر آئی ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے، ہمارا سماج کہاں پہنچ چکا ہے کہ اولاد کو یہ بتانے کے لیے، پابند کرنے کے لیے قانون بنانا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی جو ہے نگہداشت کریں، ان کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ یہ صرف سرکاری ملازمین تک محدود نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ سرکاری ملازمین کا پرسنٹیج دیکھیں تو کیا ہے، جبکہ عام معاشرہ ہمارا جو ہے، چاہے وہ ملازمین یعنی خانگی ملازمین ہوں، چاہے وہ تاجر پیشہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے جڑے ہوئے ہوں، یہ معاشرے کا معاملہ ہے، سماج کا معاملہ ہے۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے، اور خود وزیر اعلیٰ نے بھی اس ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ آگے یعنی سب پر لاگو ہوگا، کیونکہ صرف سرکاری ملازمین یا عوامی نمائندوں تک اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمارا سارا معاشرہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی تعداد ایسی ہے اولادوں کی، ناخلفوں کی، جو اپنے ماں باپ کی جو ہے جو ایک دولت ہے اس کی جو ہے ایک ان کو جس وقت نگہداشت کی ضرورت ہے ان کو اولڈ ایج ہوم میں جو ہے ڈال رہے ہیں، نہ صرف بلکہ ان کے جو اخراجات ہیں، ان کی جو خدمت ہے اس سے بھی مبرہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا قانون رہا اور ایک مثالی قانون تلنگانہ اسمبلی نے جو ہے اس کو منظور کیا۔ اور جہاں تک نفرت آمیز جو تقاریر ہیں، جو کنٹینٹ ہے یا پھر کسی بھی طرح کی سرگرمی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جو بل منظور کیا گیا وہ بھی واقعی قابل ستائش ہے۔ اور جہاں تک آپ نے عوامی مسائل کی بات کی اور پھر مجلس کے نمائندوں کی بات کی، جس طرح سے احمد بلالہ صاحب ہیں اور دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں، مجلس کے لیڈران ہیں، انہوں نے مختلف مسائل کو جو کور ایشوز ہیں لوگوں کے، جس طرح سے احمد بلالہ کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ 7.5% شاید میرے خیال سے اس سے بڑھا کر 10% تعلیمی بجٹ کیا جائے، اور پھر سرکاری اسکولز کی بات جو پہلے ہی سے قائم ہے ان کو مزید اچھا کیا جائے، ان کا انفراسٹرکچر اچھا کیا جائے، جو انٹیگریٹڈ اسکولز ہیں اس کے حوالے سے اس میں بھی تھوڑی سی سرگرمی لائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل، نئے راشن کارڈز، اس کا خیر مقدم کیا، انہوں نے مبارکباد پیش کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ بہت ساری ایسی درخواستیں ہیں ابھی بھی جو تعطل سے دوچار ہیں، ان کو بھی جو ہے قبول کیا جائے، اور دیگر مسائل، پانی کی قلت، گوداوری کرشنا میں جو سطح میں کمی ہو رہی ہے، تو پھر آنے والے دنوں میں یعنی شہر حیدرآباد کو بالخصوص پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل تھے جو اٹھائے گئے، امید کی جا رہی ہے کہ ضرور جو ہے سرکار اس جانب توجہ دے گی۔ جی، پروگرام اختتام میں راحل مہسا کے ایک اور اہم بات ہم نے شمالی ہند کے تعلق سے کہی کہ کچھ واقعات جو روزانہ ہی اخبار کی زینت بنتے ہیں، جس میں ایک بڑا واقعہ ہے جو پہلے صفحے پر بعض اردو اخبارات نے شائع کیا ہے کہ بہار میں ایک حملے میں زخمی روزہ دار خاتون کی موت ہوئی ہے۔ دوسری طرف جھارکھنڈ کے دھنباد میں گرفتار مسلمانوں کو ایک رام نومی جلوس کے دوران جو ہے وہاں پر انتشار پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے ان پر گرفتار مسلمانوں کو پولیس کی جانب سے باندھ کر ان کو جو ہے پریڈ کرائی گئی۔ اس طریقے کی اور بھی کچھ خبریں اخبارات میں آئیں۔ بالکل حسام صاحب، یہ ہمارے ملک کا جو ہے مخدر بن چکا ہے کہ الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ ریاستی ہوں چاہے وہ لوک سبھا کے ہوں، تو اس طرح کے واقعات ہونا ایک یعنی لازمی جز بن چکا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوں، اور ملک کی جو دوسری بڑی آبادی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے رسوا کیا جائے، ان کو جو ہے ان کی موب لنچنگ کی جائے، ان کو جو ہے ہرٹ کیا جائے، ان کو ہراساں کیا جائے، چاہے وہ وردی والوں کی طرف سے ہو، کیونکہ واقعات جو آ رہا ہے، چاہے وہ غیر وردی والوں کی طرف سے ہو۔ تو جی بالکل مدھوبنی کا جو واقعہ آپ نے ذکر کیا بڑا افسوسناک ہے، ایک معمولی تنازع کی بات تھی جس میں مسلم خاتون، شوال کا مہینہ شاید میرے خیال سے غالباً روزہ تھی وہ، اور وہ اس تنازع میں کچھ معاملے کے حوالے سے گئی ہوئی تھی، لیکن وہ گاؤں کا جو پردھان تھا اور اس کا بیٹا
कहा जा रहा है कि उसने चंद लोगों को लेकर उस खातून को ज़दोको किया, शदीद तौर पर ज़ख्मी किया, और इसके बाद उस खातून को जिस तरह से फौरी तौर पर इलाज मिलना चाहिए वो इलाज फराहम नहीं किया गया, और FIR भी जिस तरह से जल्दी करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। वो खातून दम तोड़ने से पहले पानी मांग रही थी, और उसको जो है इतने ये गिर चुके हैं और इतनी इनके ये क्या हो चुके हैं, मतलब इसके अल्फाज नहीं है कि शराब और उसमें जो है यूरिन मिलाकर जो है इसको दिया गया। कितनी मतलब इसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो ये म्यार हो चुका है, ये लोगों के जहन बना दिए गए हैं। ये अब क्या कहें, मतलब अब इस तरह के वाकयात आप इलेक्शन से पहले ज़रूर देखते हैं, और शायद आगे भी क्या सूरत हाल होगी। मगरबी बंगाल का मामला है, आसाम का मामला है, तो अफसोस की बात है। अब इसके हवाले से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च तक जो है महदूद रह जाती है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार का आज वक्त यहीं पर अख्ताम को पहुंचता है। हम जनाब सैयद बाकर साहब आपके मशकूर हैं कि आपने आज के अखबार की हम खबरों पर तज्जिया पेश किया है। प्रोग्राम हमारे अखबार में भी नाज़रीन आइंदा से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल अपने मेज़बान मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त, देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।